जादुई आंवले का पेड़। ये कहानी आलोक नाम के एक लड़के की है। आलोक अपने माता पिता के साथ गांव के थोड़ा दूर एक घाटी पर रहता था। आलोक पूरा दिन जंगल में लकड़ियां काटकर बेचा करता था। उसी से उसका घर चलता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो बहुत कम पैसे कमा पाता था। आलोक अपने माता पिता को सब सुख सुविधा देना चाहता था। एक रात जब आलोक अपने माता पिता के साथ घर पर सोया था, तभी अचानक से तेज हवाएं चलना शुरू होती हैं। चारों तरफ बिजली चमक रही थी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? और उन तेज हवाओं से उनकी झोपड़ी में दरारें आ जाती है और ठंडी ठंडी हवाएं घर के अंदर जा रही थी। घर की दीवारों में दरारें आ गई हैं और ठंडी हवाएं आ रही हैं। इधर आलोक के बीमार पिता ठंड से कांप रहे थे। सुमित्रा अपना कंबल उठाकर अपने पति के ऊपर उड़ा देती है। आलोक अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होता है। उस रात बहुत तेज बारिश होती है। आलोक के पिता बहुत समय से बीमार रहते थे। आलोक के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उनका इलाज करवा सके। मैं कितना नालायक बेटा हूँ। इनका इलाज किसी अच्छे अस्पताल में नहीं करवा सकता। मुझे कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने ही होंगे। अगली सुबह आलोक सुबह जल्दी उठ जाता है और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है और लकड़ियां काटने लगता है। आज वो हर रोज से पहले जंगल में आ गया था। आलोक को लकड़ियां काटते काटते दोपहर हो जाती है। लगातार लकड़ियां काटते काटते वो बहुत थक गया था। बहुत भूख लगी है। काश मुझे कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। आलोक जंगल में कुछ खाने के लिए ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक आंवले के पेड़ पर पड़ती है। अरे वाह, आंवले का पेड़। इस पर तो कितने सारे आंवला लगे हैं। आलोक जल्दी से जाता है और एक आंवला तोड़कर खाने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर ऊर्जा से भर रहा है। आंवला खाते ही आलोक बहुत ताकतवर हो जाता है और उसका शरीर एकदम सुडौल हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो चमत्कार है। ये कोई साधारण आंवला नहीं, बल्कि कोई जादुई आंवला है। तभी तो इसके खाते ही मेरा शरीर इतना ताकतवर हो गया है। मुझे इसे अपने माँ और पिताजी को खिलाना चाहिए। आलोक जल्दी से कुछ आंवले तोड़ता है और उसे अपने घर ले जाता है। आलोक उन आंवले का रस निकालता है और अपने पिताजी को दे देता है। पिताजी, ये लीजिए, इस रस को पी लो, फिर देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आलोक के पिता जैसे ही उस रस को पीते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अरे ये क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। देखो, अब मेरे शरीर में कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। आलोक थोड़ा रस अपनी माँ को भी पिलाता है। आहा, बेटा, मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो गया। ये तो चमत्कार हो गया है। आलोक अपने माता पिता को बताता है कि ये आंवले का रस था जो उसे जंगल में मिला था। अब आलोक और उसके पिताजी बिल्कुल ताकतवर बन गए थे। अब आलोक के साथ साथ उसके पिताजी जंगल में लकड़ियां काटते थे और उन्हें बेचकर पैसे कमाने लगे थे। साथ के गांव में सूरज प्रताप सिंह एक राजा रहता था। उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी। महाराज, मुझसे नंदिनी की ये हालत देखी नहीं जाती। क्या फायदा इतनी धन संपत्ति होने का जब आप अपनी बेटी को बचा ही नहीं सकते। मैंने तो दूर दूर तक सब वैद्यों को बुला लिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। उसी दिन राजा अपने सिपाहियों को बुलाता है। जाओ, गांव में ये ऐलान कर दो, जो मेरी बेटी को ठीक करेगा उसे मैं अपना आधा राज्य और अपनी बेटी की उससे शादी करवाऊंगा। राजा के सिपाही गांव-गांव में जाकर ये बात को फैला देते हैं।
सुनो सुनो सुनो, राजा सूरज प्रताप सिंह की बेटी बहुत बीमार है। अगर कोई उसे ठीक करेगा तो राजा उसे अपना आधा राज्य और राजकुमारी की शादी उससे करवाएंगे। आलोक लकड़ियां बेचने बाजार गया था और वो वहां सिपाहियों की बात सुन लेता है। मुझे उस जादुई आंवले से राजकुमारी को ठीक करना ही होगा। आलोक जंगल में जाता है और कुछ आंवले तोड़कर लाता है और उसका अच्छे से रस बनाता है। पिताजी, मुझे आज साथ वाले गांव में जाना है। राजा की बेटी बहुत बीमार है, उसको ये जादुई आंवले का रस देना होगा। हाँ हाँ बेटा, आखिर ये जादुई आंवला तो सबका भला करने के लिए ही है। आलोक राजा के महल जाता है जहाँ पर दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य आए हुए थे और सब राजकुमारी को ठीक करने में असमर्थ थे। महाराज, अगर ये रस राजकुमारी को पिला दिया जाए तो वो अवश्य ठीक हो जाएंगी। हाँ हाँ, अगर तुम्हें लगता है इससे मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो उसे जल्दी से ये रस पिला दो। आलोक जैसे ही राजकुमारी के मुंह में आंवले का रस डालता है तो राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। मेरी बेटी ठीक हो गई, मेरी बेटी ठीक हो गई महाराज। राजा बहुत खुश होते हैं। मैं अपना आधा राज्य और अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ। लेकिन महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। मैंने तो बस ये जादुई आंवले का रस जंगल से राजकुमारी के लिए लेकर आया हूँ। राजा आलोक की ईमानदारी देखकर उससे और भी प्रभावित हो जाते हैं। राजकुमारी को भी आलोक एक ही नजर में भा जाता है। तुम एक ईमानदार और नेक दिल इंसान हो और मुझे मेरी बेटी के लिए ऐसा ही वर चाहिए। उसके बाद राजा बहुत धूमधाम से अपनी बेटी की शादी आलोक से करवा देते हैं और उसे अपना आधा राज्य भी दे देते हैं। उस जादुई आंवले से आलोक की पूरी जिंदगी बदल गई। अब सब मिलकर उस महल में खुशी खुशी रहने लगे। जादुई लाल लौकियां। गोपाल आरती की शादी को 10 साल हो गए थे और उसकी 2 बेटियां थी, सोनिया और मोनिका। गोपाल शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था और वो 2 दिन के लिए घर आया था। गोपाल की दोनों बेटियां पास ही के एक अच्छे स्कूल में पढ़ा करती थी। आरती दोनों बेटियों को तैयार करती है। पिताजी, आज आप हमें स्कूल छोड़ने चलो। हाँ पिताजी, आज हम आपके साथ ही स्कूल जाएंगे। बेटा, तुम दोनों चले जाओ ना। पिताजी कल ही रात को तो आए हैं और अभी उन्होंने खाना भी नहीं खाया। कोई बात नहीं आरती, मैं दोनों को स्कूल छोड़ देता हूँ, फिर हम साथ में खाना खाते हैं। तुम तब तक बाकी के काम भी निपटा लो। इधर आरती की सास और जेठानी सीमा आंगन में चारपाई पर बैठी थी। कितनी बार बोला है, एक बेटा भी देख लो, लेकिन नहीं। अरे माँ जी, ये खुद को ना बहुत समझदार मानती है। कुछ बोलो तो 2 हाथ लंबी जीभ निकालती है और बोलती है कि मैं अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाऊंगी। सीमा के 2 बेटे थे जिन पर उसे बहुत घमंड था। सीमा की सास गायत्री भी दोनों बेटों को ही प्यार करती थी। अरे कितना भी पढ़ा ले, लेकिन शादी करके तो उन्हें एक दिन दूसरे के घर ही जाना है। घर के असली वारिस तो लड़के ही होते हैं। तभी कुछ देर के बाद वहां एक बिल्ली आती है। आरती जैसे ही उस बिल्ली को देखती है, वो रोटी लेकर बाहर आती है और बिल्ली को रोटी डाल रही थी। माँ जी, वो सामने देखो, आपकी छोटी बहू बिल्ली को खाना खिला रही है। फिर ये बिल्ली पूरे घर में गंदगी डालेगी। तभी सास पास ही में पड़े एक डंडे को उठाती है और जोर से फेंकती है। डंडा सीधा जाकर आरती के सर पर लगता है और बिल्ली भी डरकर भाग जाती है। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? अच्छा वो डंडा मुझे लगा, अगर बेचारी बिल्ली को लगता तो वो तो मरी जाती। हाँ हाँ, वो तो तेरी मौसी है जो खाना खिला रही है उसे। तुझे पता है ये कैसे कैसे गंदगियां यहाँ डालती है। तभी गोपाल भी बच्चों को स्कूल छोड़कर घर आता है और वो ये सब देख लेता है। माँ, आप भी हद करती हो।
देखो कितनी चोट लग गई है आरती को। बिल्ली को खाना डाल दिया तो क्या हो गया? गोपाल आरती को अंदर लेकर जाता है और उसकी चोट को साफ करता है और उसे दवाई लगाता है। इधर सीमा चारपाई पर बैठी हंस रही थी और वो अपनी सास को और भड़काते हुए बोलती है, माँ जी देखा, देवर जी आपसे कैसे बोल रहे थे। इसने तो देवर जी को भी ना आपके खिलाफ कर दिया है। आपने तो बिल्ली को मारा था, अब गलती से आरती को लग गई तो इसमें आपकी गलती क्या है। अगली सुबह गोपाल शहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी गोपाल की माँ और शंकर वो दोनों को बुलाती है। गोपाल, अब तुम शहर में रहते हो, इसलिए मैं सारी जमीन शंकर को दे रही हूँ। तुम अपनी पत्नी और बेटियों को भी अपने साथ ले जाओ। लेकिन माँ, मेरा शहर में इतना अच्छा भी काम नहीं है कि मैं अपने पूरे परिवार को अपने साथ रख सकूं। और ये सब तो पहले से यहीं रहते हैं, तो अब ऐसा क्या हो गया? मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें अगर इन्हें साथ नहीं ले जाना तो इनका इंतजाम कहीं और कर दो। अब ये इस घर में नहीं रह सकती। गोपाल बहुत समझाता है, लेकिन गायत्री उसकी एक भी नहीं सुनती और उन्हें घर से निकाल देती है। गोपाल अपनी पत्नी और बेटियों को लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में चलते चलते दोनों बच्चे थक जाते हैं। पिताजी, आगे तो जंगल है, हम कहाँ जा रहे हैं? गोपाल को जंगल के किनारे एक पुराना सा घर दिखता है। अब हम अपने नए घर में जा रहे हैं बेटा। और वो उस लकड़ी के घर के पास पहुंचते हैं जहां कोई नहीं रहता था। ये रहा हमारा नया घर। गोपाल और आरती वहां अच्छे से सफाई करते हैं और उनके पास थोड़ा बहुत खाना था, उसी को खाकर वो सो जाते हैं। 2 दिन के बाद, आरती, अब मैं शहर जाता हूँ। कुछ दिनों का राशन तो तुम्हारे पास है। अब तुम यहाँ बच्चों का ध्यान रखना। मैं जल्द ही तुम्हें पैसे भेज दूंगा। आप चिंता मत करो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। दूसरी तरफ बिल्ली हर रोज आरती के कमरे के सामने आकर उसे देखती रहती थी, लेकिन सीमा और उसकी सास जानवरों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो उस बिल्ली को देखते ही भगा देती थी। जब आरती वहां रहती थी तो वह हमेशा उसे खाना खिलाती थी, लेकिन अब आरती वहां नहीं थी, इसलिए वो बिल्ली भूखी ही वहां से चली जाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे। एक दिन मोनिका और सोनिया स्कूल से घर आते हैं। माँ, आप आज भी स्कूल नहीं आई हमारी फीस देने। आपको पता है टीचर ने हमें पूरे दिन क्लास के बाहर खड़ा रखा। बेटा, मैंने तुम्हारे पिताजी को सुबह फोन किया था, वो 2 दिन तक पैसे भेज देंगे, फिर मैं तुम्हारी फीस जमा करवा दूंगी। माँ, आप अब जब तक हमारी फीस नहीं जमा करवा देती तब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे। टीचर हमें बहुत डांटती है और पूरा दिन क्लास में खड़ा रखती है और फिर सब बच्चे हमें चिढ़ाते हैं। आरती बहुत परेशान हो जाती है। वो दोनों बच्चों को खाना देती है और उसके बाद अपने कुछ जेवर लेकर बाजार जाती है और उन्हें सुनार के पास गिरवी रख देती है और पैसे लेकर घर आती है। अब सब ठीक हो जाएगा, मैं कल सुबह बच्चों की फीस जमा करवा दूंगी। उसी रात आरती बच्चों को खाना खिला रही थी, तभी बाहर बिल्ली के बच्चों की रोने की आवाज आ रही थी। अरे, ये बिल्ली के बच्चों की आवाज, लगता है यहाँ किसी बिल्ली के बच्चे हैं। वो दोनों बच्चों को सुला देती है और अपने हिस्से की रोटी लेकर घर के बाहर आती है। उनके घर के पास ही कुछ लकड़ियों का ढेर पड़ा था जहाँ बिल्ली के बच्चों की रोने की आवाज आ रही थी। आरती जाकर देखती है तो वहाँ बिल्ली के 2 बच्चे थे। आरती उनको रोटी तोड़कर डालती है। तभी वो बिल्ली भी वहाँ आती है और कुछ देर तक आरती को देखती रहती है। अरे, तुम आ गई, मैंने ना तुम्हारे बच्चों को खाना डाल दिया है, जाओ अब उनका ध्यान रखो। शायद बिल्ली उसे पहचान गई थी कि ये वही औरत है जो उसे पहले खाना डालती थी और आज उसके बच्चों को भी खाना डाल रही है। अगली सुबह आरती बच्चों को लेकर स्कूल जाती है और वहां उनकी फीस जमा करवाकर अपने घर आती है। वो देखती है कि गोपाल भी घर आ गया था। अरे, आप भी आ गए, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? गोपाल सारी बात आरती को बताता है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वो अब बंद हो गई है और उसे घर भेज दिया है। आप परेशान मत हो,
आप ना यहीं गांव में कुछ काम ढूंढ लो और सब ठीक हो जाएगा। आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ये सारी बातें बिल्ली घर के अंदर छुपकर सुन रही थी। गोपाल खाना खाकर गांव में काम ढूंढने चला जाता है। आरती घर में काम कर रही थी और वो बिल्ली अपने मुंह में एक छोटी सी पोटली लेकर आती है और आरती के सामने उसे गिरा देती है। अरे, इसने ये क्या गिरा दिया? आरती उस पोटली को खोलती है तो उसमें लाल रंग के बीज थे। अरे, ये बिल्ली लौकी के बीज कहाँ से लाई है? अब मैं इनका क्या करूं? आरती उन बीजों को अपने घर के किनारे में बो देती है और उन्हें पानी डालती है। रात को आरती फिर से कुछ रोटी उस बिल्ली और उसके बच्चे को डालकर आती है। अगले दिन जब आरती उठती है तो देखती है कि उसके घर के आगे पीछे लाल लौकियां लगी थी और सारी बेलें लाल लौकियों से भरी पड़ी थी। आरती बहुत खुश हो जाती है और वो गोपाल को उठाती है। सुनो जी, जल्दी उठो, घर के बाहर आकर देखो, कमाल का जादू हुआ है। गोपाल भी जल्दी से उठकर बाहर आता है और वो लौकियां देखकर बहुत खुश हो जाता है। ये लौकी के बीज ना उस बिल्ली ने मुझे दिए और देखो, ये एक दिन में ही कितनी बड़ी हो गई है लौकियां। ये बिल्ली नहीं, कोई भगवान का रूप है जो तुम्हें जादुई लौकियां देकर गई। अब गोपाल लौकियां तोड़कर बाजार ले जाता है और लोग लाल लौकियां देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, लाल लौकियां! अरे, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इन्हें तो लोग देखते ही खरीद लेंगे। और वो दुकानदार गोपाल से सारी लौकियां खरीद लेता है और उसे अच्छे पैसे देता है। गोपाल पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। आरती, ये लो पूरे 10,000 रुपए। लाल लौकियां तो जाते ही बिक गई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि उस बिल्ली ने हमारी मदद की है और हमें लाल लौकियां दी है। ये लो पूरे 10,000 रुपए। इसे रखो और चलो उनको खाना डालकर आते हैं। आरती और गोपाल उसी लकड़ियों के ढेर के पास जाते हैं तो बिल्ली के बच्चे और बिल्ली वहां बैठी हुई थी। गोपाल और आरती उन्हें खाना डालते हैं। ये लो, खाना खाओ, आज तुम्हारी वजह से हमारे जीवन में इतनी सारी खुशियां आई हैं। बिल्ली भी बड़े प्यार से आरती और गोपाल को देखे जा रही थी। अब हर रोज गोपाल लाल लौकियां तोड़कर बाजार बेचता और उसके बदले उसे अच्छे पैसे मिलते थे और वो जादुई लाल लौकियां हर रोज बढ़ती ही जाती थी। कुछ ही समय में गोपाल और आरती के पास अच्छे पैसे आ जाते हैं और वो गांव में जमीन खरीदकर घर बनाते हैं और कुछ जमीन में लाल लौकी के बीज लगाते हैं। अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी।